नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। स्क्रीन पर आपको बहुत सारे युवा चेहरे नजर आ रहे हैं और एक बहुत अच्छी लाइन कही जाती है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। लेकिन अभी शायद सरकारों को ऐसा लगता है कि ये जो युवा हैं इनकी बात सुने ना सुने सरकार बनाना आसान है। ये जो स्टूडेंट आपको नज़र आ रहे हैं, दरअसल इनकी बड़ी छोटी सी और बड़ी जायज़ मांग है, लेकिन सुना नहीं जा रहा है। सोशल मीडिया कैंपेन से लेकर जो लेटर होता है उसको मंत्रियों तक पहुंचाने, अधिकारियों तक पहुंचाने तक इन्होंने सारे काम कर लिए हैं। अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्हें करना क्या है। दरअसल ये अपनी बात जो कर रहे हैं वो क्या है वो आपको बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि जब जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तब सरकारी पदों को किस तरीके से कम किया जा रहा है। इनकी बात सुनी नहीं जा रही है। ये यूपी एसआई अभ्यर्थी हैं, इनकी क्या मांगे हैं वो हम बात करेंगे। स्क्रीन पर आपको राघव नजर आ रहे हैं, सुमित नजर आ रहे हैं, शिवांगी नजर आ रही हैं, गौरव सर नजर आ रहे हैं, यचिका नजर आ रही हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं चाहती हूं कि राघव, आप सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव हैं और इस पूरे मुद्दे पर बहुत प्रमुखता से बोलते हैं, तो आप ही से शुरू कर लेते हैं ये समझने के लिए कि आप लोगों की बातें सरकार क्यों नहीं सुन रही है। और मैंने देखा कि एक हताशा और निराशा भी नजर आ रही है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि कोई सुन नहीं रहा है। हमने तमाम मंत्रियों को भी कह दिया, तमाम विधायक सांसद को भी कह दिया, और एक बात तो ये है कि हम लोगों को भी इन्होंने जो है रिक्वेस्ट की है बात करने के लिए, लेकिन अब सबकी अपनी अपनी कुछ परेशानियां हैं। मैं खुद आपसे 15-20 दिन बाद बात कर पा रही हूँ। तो राघव, इसके लिए सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोगों के कहने के बावजूद मैं आपकी बात नहीं सुन पाई, अपना प्लेटफॉर्म आपको नहीं दे पाई, क्योंकि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम्स थी। इसलिए फिलहाल राघव की बात से शुरू करते हैं। राघव, बताइए कि आप लोग जो कह रहे हैं वो मांगे क्या हैं, और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बात तो जायज़ है लेकिन सुन कोई नहीं रहा है। राघव। जी मैम, आपका बहुत शुक्रिया कि ठीक है आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया। और इशू सबके घर में होते हैं, आपके घर में भी रहे नहीं, बाकी आप हमेशा से स्टूडेंट के लिए आवाज उठाती आई है। यूपीएसआई 9534 भर्ती 2020-21 की अभी भी मेरे को याद है। आपने हमें इको गार्डन में आकर के कई बार कवर किया था और बहुत प्रमुखता से हमारी बात रखी थी। तो अब मैं बात करता हूँ मैम 2025 यूपीएसआई भर्ती। मैम, ये 4,543 पदों के लिए ये भर्ती निकली थी। इसका 14 और 15 मार्च को एग्जाम हो चुका है। उसके बाद हम स्टूडेंट की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज जी तक 3 डिमांड की मांग की जा रही है। ये 3 डिमांड है वो हमारी बहुत ही जायज मांगे हैं, और इनको उठाने के पीछे के कई सारे कारण हैं। पहले मैं अपनी मांगों के बारे में बता देता हूँ मैम कि हमारी इसमें नंबर 1 मांग ये है कि 2000 पदों की वृद्धि होनी चाहिए जो वर्तमान प्रक्रियाधीन यूपीएसआई भर्ती है। इसका कारण है मैम कि लास्ट जो आखिरी भर्ती आई थी वो 2020-21 में आई थी 9534 पदों के लिए। अब ये 5 साल बाद भर्ती आई है, मतलब दरोगा भर्ती उत्तर प्रदेश में पंचवर्षीय योजना की तरह हो गई है। पंचवर्षीय योजनाएं सरकार ने खत्म कर दी, लेकिन दरोगा भर्ती के देखे वो जो पंचवर्षीय योजना है वो खत्म नहीं कर पा रही सरकार। तो मैम 5 साल बाद वैकेंसी आ रही है, बैकलॉग खाली पड़ी हुई है, बहुत सारी रिक्तियां डिपार्टमेंट के अंदर, और ये भर्तियां दे रहे हैं 4,500, पिछली बार से आधी से भी कम। तो पदवृद्धि इसमें जायज मांग है हमारी। नंबर 2, इसमें हम स्कोर कार्ड और रैंक लिस्ट की मांग कर रहे हैं। जो रिजल्ट आता है उसके साथ ही स्कोर कार्ड और रैंक लिस्ट देते हैं। मैम 2017 तक यही भर्ती बोर्ड रैंक लिस्ट देता था, स्कोर बोर्ड जारी करता था, लेकिन 2017 के बाद 2021 दरोगा भर्ती हुई, उसमें ना तो इसने स्कोर कार्ड दिया ना ही रैंक लिस्ट जारी करी। उसके बाद यूपी कांस्टेबल 2023 की भर्ती हुई, उसमें भी इन्होंने नहीं दिया। तो ऐसे क्या रीजन है कि ये रैंक लिस्ट और स्कोर कार्ड नहीं देता है? जब मैं परीक्षा दे रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा क्या स्कोर है। नॉर्मलाइजेशन इसमें होता है अलग अलग शिफ्ट में पेपर होने की वजह से, तो मुझे पता चलना चाहिए कि मेरे नंबर घटे हैं या बढ़े हैं। ये क्या करते हैं मैम कि जैसे मान के चलो मेरे बहुत अच्छे नंबर है, 160 क्वेश्चन की परीक्षा है, मान लो मेरे 150 क्वेश्चन सही है, फिर भी मेरे को भरोसा नहीं है कि ये नॉर्मलाइजेशन मेरे नंबर कम करके बाहर कर दे। और किसी के मान के चलो 120 है, वो दौड़ से बाहर है पहले ही, लेकिन उसकी नॉर्मलाइजेशन बढ़ा के उसको बैकडोर से उसको एंट्री दे दे। तो जब ये स्कोर कार्ड आ जाएगा तो इससे पारदर्शिता आएगी और सबको पता रहेगा कि जो चीजें हैं, जो भर्ती प्रक्रिया है वो साफ सुथरी है। नंबर 3, इसमें हम वेटिंग लिस्ट की मांग कर रहे हैं। वेटिंग लिस्ट की मांग करने के पीछे का कारण ये है कि ये भर्ती 4,543 पदों पे निकली है। जब मैंने फॉर्म भरा है या मेरे जैसे कई अन्य साथियों ने इसमें फॉर्म भरा है तो 4,543 पदों के लिए भरा है। अब ये क्या करते हैं, मेडिकल से पहले फाइनल मेरिट देते हैं,
और उतने ही शॉर्ट लिस्ट करते हैं जितनी वैकेंसी है। अब मेडिकल में कुछ बाहर हो जाते हैं, कुछ मेडिकल देने नहीं जाते, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपर चॉइस की वजह से बढ़िया नौकरी उनको मिल रही होती है दरोगा से बेटर, उसकी वजह से ज्वाइन नहीं करते हैं। तो लगभग 10%, 400, 500, 600 वैकेंसी खाली चली जाती है। अब ये वैकेंसी हमारे लिए निकली थी, हमसे उसके लिए फॉर्म भरवाया गया, हमने उतनी वैकेंसी के लिए तैयारी करी, तो फिर ये खाली क्यों जाए? जो युवा, जो परीक्षार्थी आधा एक नंबर से या कुछ पॉइंट से बाहर हो जाता है, अगर ये वेटिंग लिस्ट दे देंगे तो उसको भी मौका मिल जाएगा। तो मैम एक बात बताइए आप कि अदर स्टेट में, अदर बोर्ड में, एसएससी में और सेंटर में जितने भी बोर्ड है वो सब वेटिंग लिस्ट देते हैं, तो इसको देने में क्या दिक्कत है? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को, ये भी तो हिंदुस्तान का बोर्ड है, ये भी तो उत्तर प्रदेश का बोर्ड है, ये कोई अलग से थोड़ी आया है मैम। अब मैम इसमें आप बात को आगे बढ़ाते हुए जोड़ना चाहूंगा कि इसके लिए हमने कितने प्रयास करे हैं। मैम हमने एक्स कैंपेन तो करे ही करे हैं, और लगातार हम हर हफ्ते एक्स कैंपेन करते हैं जो ऑल इंडिया है। और इससे अतिरिक्त मैम हमने सीएम आवास के लिए और सीएम ऑफिस के लिए लगभग 2 से 2,500 स्पीड पोस्ट ज्ञापन के जरिए भेज दिए। और मैम हमने जो जनप्रतिनिधि है वो चाहे वो सत्ता पक्ष के हों और चाहे वो विपक्ष के हों, 200 से 250 जनप्रतिनिधियों जिनमें आप एमएलए हैं, इनके एमएलसी हैं, सांसद है, मंत्री हैं, यहाँ तक कि डिप्टी सीएम साहब को जब वो आज से 15 दिन पहले इलाहाबाद गए थे, केशव प्रसाद मौर्य जी, उनको भी हमने ज्ञापन दे दिया था। 200 से 250 जनप्रतिनिधियों के दरवाजे पे जाकर के हमने उनको ज्ञापन दिया है। उनमें से कई जनप्रतिनिधियों ने लेटर भी लिखे हैं माननीय सीएम साहब को, और उनमें से कुछ लोग जाके माननीय सीएम साहब से स्वयं भी मिले हैं, लेकिन फिर भी सरकार के कान में कोई जू नहीं रेंग रही है और चुपचाप बैठी है। मैम मैं 10 अप्रैल को लखनऊ में जनता दरबार में माननीय सीएम साहब से मिलने के लिए गया था, और मेरे को कुछ मंत्री महोदय से भी अपॉइंटमेंट लेकर के मैं उनसे 10 अप्रैल को मिला, कुछ रह गए थे उनसे मैं 11 अप्रैल को मिलने वाला था। तो ये बात लखनऊ पुलिस को मालूम चल गई किसी भी तरीके से, और उन्होंने मेरे को 11 अप्रैल को चारबाग रेलवे स्टेशन से असंवैधानिक रूप से डिटेन कर लिया, और डिटेन करने के बाद मेरे को अलग अलग 3 थानों में घुमाया गया पूरे दिन भर, और शाम को मुझे एसीपी कोर्ट डालीगंज में पेश करके के शांति भंग में 2-3 दिन के लिए जेल भी भेज दिया था मैम। अब बताओ मैम, अपने जनप्रतिनिधियों से मिलना भी कोई जुर्म है, कोई अपराध है? मेरे साथ कोई और नहीं था, मैं केवल एक ही इंसान था जो मैं जनप्रतिनिधियों को जाकर, मंत्री महोदय को जाकर ज्ञापन दिया था। अब मैम लखनऊ पुलिस को मेरे से ऐसा क्या दिक्कत थी, या प्रशासन शासन को उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिले थे, तो मेरी गिरफ्तारी का कारण क्या था? मेरे से ऐसी क्या दिक्कत थी? जनप्रतिनिधि से मिलना कोई अपराध थोड़ी होता है। और मैम अगर लखनऊ पुलिस को मेरे से दिक्कत थी, ज्ञापन से दिक्कत थी, तो मेरे साथ ही सेम डे उन्हीं मंत्री महोदय को सैकड़ों लोगों ने ज्ञापन दिया था, तो उन सैकड़ों लोगों को भी गिरफ्तार करना चाहिए था। जब मैंने शांति भंग करी तो इस तरीके से उन्होंने भी करी है। ये सारी चीजें चल रही हैं। बताइए कि आप ही लोग जो है वो आरोप लगाते हैं, आप ही लोगों की शिकायतें होती हैं कि परीक्षाएं नहीं हो रही हैं तो रिजल्ट नहीं आउट हो रहा है, अब रिजल्ट आउट हो रहा है तो नियुक्ति नहीं हो रही है। अब इस एक बार में तो कम से कम ऐसा है कि रिजल्ट आउट होगा, लेकिन अब आप लोगों को जो है वो तमाम तरीके की दिक्कत है। अब आप लोग कह रहे हैं कि इस चीज़ को जो सीटें हैं उनको बढ़ाई जाए। आपको नहीं लगता कि जो आ रहा है कम से कम उसे ही एक्सेप्ट कर लिया जाए, कहीं इसमें भी टांग लड़ाया जाए तो जिनका होने वाला है उनको भी ना मिले? क्या लगता है, मैं जो कह रही हूँ वो सही है या? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। ऐसे कैसे हम संतुष्टि कर लें जो मिल रहा है? ये हमारा हक है, ये अधिकार है, कोई भीख थोड़ी है कि सरकार हमें भीख दे रही है। बहुत अरे बहुत हमारा अच्छी जो बात। अधिकार है, हमारा राइट है। अब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आपको पता है कि देश में सबसे ज्यादा है, और उसको अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो इससे मतलब कई देशों से ज्यादा है। ये 6वें 7वें नंबर पे आता है वर्ल्ड वाइज रैंक में, जबकि स्टेट है। हम्म और इंडिया के अंदर नंबर 1 है, 24 करोड़ की लगभग इसकी जनता है। तो इसकी जनता, इतनी जनता में पुलिस प्रशासन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इसके लिए एक बढ़िया रेशियो में दरोगा की भी नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन इतने दे नहीं रहे। अब मैं एक आंकड़ा आपको बताना चाहूंगा कि 2010 से लेकर 2025 तक लगभग 15 से 18 हजार दरोगा रिटायरमेंट हुआ है। 15 से 18 हजार दरोगाओं का प्रमोशन हुआ है, वो इंस्पेक्टर रैंक या सीओ रैंक बनाए गए हैं। तो जब 30 से 32 हजार पद तो ये खाली हो गए,
और ये अब 2010 से लेकर 2025 तक आप वैकेंसी जोड़ लो तो इन्होंने कितनी वैकेंसी दी है। 2017 में दी थी इन्होंने 3300 वैकेंसी, उसमें 800 वैकेंसी खाली चली गई। फिर 2021 में दी थी 9,500, उसमें से भी 800 900 खाली चली गई। और अब इन्होंने दी है 4500। वैकेंसी दे रहे हैं आधी, और जबकि पद खाली हुए लगभग इससे दुगनी। तो हमारा जो हक है, जो हमारा राइट है, जो जरूरत है, उसको तो पूरा इनको करना चाहिए। शिवांगी, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि आप लोग युवा हैं और युवा ही सरकार बनाती और बिगाड़ती है, फिर आप लोगों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? मांग तो आप लोगों की बिल्कुल जायज़ है, आप चाह रहे हैं कि अगर पद खाली हैं तो उसको भर दिए जाएं। मतलब आप भी तो सेवा ही करना चाह रहे हैं ना। मतलब अगर आप किसी भी तरीके से आपकी नियुक्ति होती है तो आप जन कल्याण का काम करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, फिर क्यों नहीं सुन रही है सरकार? क्या लगता है आपको? मैम, ऐसा नहीं है कि सरकार तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, बिकॉज हमने इतने सारे ज्ञापन दिए हैं, स्पीड पोस्ट हजारों में हुई है, एंड ट्विटर पे भी नंबर 1 हैशटैग करता है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अब सरकार सुनना नहीं चाह रही है तो वो सरकार की प्रॉब्लम है। ऐसा तो नहीं है कि कोई म्यूट बटन है, जैसे कि अभी आप थोड़ी देर पहले बोलने की कोशिश कर रही थी, बोल तो आप रही थी लेकिन आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही थी। तो कोई ऐसा बैरियर तो नहीं है? आखिर क्यों आपकी बात नहीं सुन रही है सरकार? तो ये कहती है कि हम जनता के लिए ही हैं, हम जनता की बात ही सुनते हैं, फिर क्यों नहीं सुना जा रहा है? हम संजीत सर को जोड़ लेते हैं, उसके बाद और भी फिर उठ के जा रहे हैं। हम नहीं, संजीत सर को जोड़ लेते हैं, बाकी और जितने लोग हैं हम सबसे बात करेंगे। हम सबसे बात करना भी चाहते हैं। ये जो अभी राघव बोल रहे थे, संजीत सर, ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि हम परीक्षाएं तो देते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चल पाता है कि हमें कितने मार्क्स मिले हैं, कितना रिजल्ट मिला है। ये क्या चीज़ है? इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाइए और थोड़ा आसान भाषा में बताइए कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये ऐसा है कि कोई मार्कशीट नहीं आ रही है, पेपर देने के बाद हमें ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमने कितना सही और कितना गलत किया। नमस्कार मैम। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने उन युवाओं के अपने प्लेटफॉर्म से आवाज उठाई है जो बहुत ज्यादा परेशान है और अपनी जेन्युइन मार्क्स को लेकर आपके पास आए हुए हैं। 3 मार्क्स की स्टूडेंट्स की, युवाओं की जो यूपीएससी की 4543 पद वाली वो जो तो भर्ती राघव थी। ने बता दिया मुझे। ये वाली हाँ, चीज बताइए मैं जो राघव बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पेपर तो देते हैं जी, लेकिन हमें मैं यही नहीं इसी पता बात चल पर आ पाता रहा है हूँ। कि ये बताइए ये क्या जैसे चीज है। मैं ये कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन हो रहा है, तो मान लो जी। आपका एमएलए का इलेक्शन हो रहा है, सभी लोग खड़े हुए हैं, और हम्म। जब खड़े हुए हैं तो उनका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आता तो उन 3 प्रत्याशियों में से मान लो कहीं एक जगह से 3 प्रत्याशी खड़े हुए हैं और तीनों में से एक को डिक्लेयर कर दिया भाई आप जीत गए और 2 हार गए। उनको यही नहीं पता कि तुम कितने वोटों से आ रहे हो, उनको यही नहीं पता लग हम्म। रहा कि तुम्हारी वोट आई है। वही सेम काम यूपीएस एस्पिरेंट्स के साथ भी होता है कि हम सभी जितने भी अध्यापक हैं बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, पेपर देने जाते हैं। पेपर देने के बाद जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आने के बाद बच्चों का इतना हक है कि मेरे कितने मार्क्स एक्चुअल आए हैं, कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है, मेरा स्कोर बढ़ा है या घटा है, वही नहीं पता लग रहा। फिर बच्चे को ये पता लगता है कि तुम सिलेक्ट हो गए हो, तुम सिलेक्ट नहीं हुए हो। मान लो कट ऑफ भी 120 क्वेश्चन का सपोज दैट, तो जिस बच्चे 122 क्वेश्चन आ रहे हैं रो मार्क्स, तो उसको पता लगा मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। वो कह रहा है मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, कट ऑफ 120 गई, मेरे मार्क्स 122 है, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और जिस बच्चे के 117 मार्क्स आ रहे हैं उसको नॉर्मलाइजेशन स्कोर इतना बढ़ा दिया जाता है कि उसका नंबर आ जाता है। तो बच्चों की जायज मांग है कि भाई जितने भी हमारे नंबर आ रहे हैं, हम ये नहीं करें आपका जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है वो गलत है, ठीक है, उसमें जो भी आप डेलगोट से करते होंगे, जो राघव ने बोला था वो अलग कहानी है। लेकिन जेन्युइन मांग ये है वो स्कोर कार्ड तो आप हमें दें, एक्चुअल मार्क्स हमारे रॉ मार्क्स कितने आ रहे हैं, कितना नॉर्मलाइज स्कोर हुआ है, जिसकी वजह से हमारा, आवाज आ रही है मेरी, हाँ, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सबसे अच्छी मांग है और इस बात को सरकार को सुनना चाहिए। अगर सरकार ये कह रही है कि कुछ युवा हैं, कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जो इस मांग को उठा रहे हैं, इसकी आवाज को हम दबा देंगे, ऐसा नहीं है। 10 से 10.5 लाख ऐसे युवा हैं जिन्होंने यूपीएससी का पेपर दिया है, और उन युवाओं के साथ हर फैमिली में 5 से 6 लोग होते हैं। तो आप इसका मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं कितने लोग हो जाएंगे। अगर आप अभी 2027 में इलेक्शन के लिए आओगे तो वो युवा सबसे ज्यादा आपका पोजीशन करेगा कि हमारी 3 मांग थी, वो भी जायज मांग थी, और उसके लिए आप बच्चों को पकड़ के जो अपनी मांग उठा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो खुलकर नहीं आते हैं, संवैधानिक तरीके से अपनी बात नहीं रखते हैं। जो कुछ बच्चे अपने संवैधानिक तरीके से आवाज रख रहे हैं, बातें रख रहे हैं, आप उनको पकड़ के जेल में डाल देते हैं कि कहीं ना कहीं हम इस आंदोलन को शांत करें। और आंदोलन किस चीज का है भाई? जो एक गरीब फैमिली का बच्चा है, जो मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है, वही तो यूपीएसआई हुआ, यूपी पुलिस हुआ, इन एग्जाम्स की तैयारी करता है। बड़े बड़े नेताओं के बच्चे तो तैयारी नहीं करेंगे। और उसको कहीं कुछ गड़बड़ घोटाला लग रहा है, जो 5-5 साल से वेट कर रहा है, भर्ती नहीं आती है। आपने वादा करा था कि हम हर साल भर्ती निकालेंगे,
हर साल भर्ती आपने नहीं निकाली नहीं, आपने 5 साल बाद भर्ती निकाली, वो भी आधी भर्ती निकाली। तो ये चीजें कहीं न कहीं गलत है कि आपको वैकेंसी इंक्रीज करनी चाहिए, सबसे पहली मांग ये है। दूसरा, आपको स्कोर कार्ड भी जारी करना चाहिए, और तीसरा जो है वेटिंग लिस्ट, वो जरूर निकालनी चाहिए। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे हैं जो बॉर्डर लाइन की वजह से बाहर हो जाते हैं एग्जाम से। जब आपको पता है कुछ अपर चॉइस की वजह से कुछ मेडिकली अनफिट हो जाते हैं, कुछ लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से हर भर्ती में 800 से 850 वैकेंसी खाली चली जाती है। तो आप वेटिंग लिस्ट निकालिए, जो बच्चे बॉर्डर लाइन से बाहर हो जाते हैं आप उनको अंदर ले लीजिए, जायज मांग को हम सभी को इसकी आवाज उठानी चाहिए। लोग बड़े स्तर पर आवाज को क्यों नहीं उठा रहे, युवाओं का साथ क्यों नहीं दे रहे? सब लोग कहते हैं कि अगर देश को आगे बढ़ाना है, अर्थव्यवस्था को अच्छा करना है, तो युवाओं का साथ देना चाहिए, और युवाओं को साथ नहीं दिया जाता है। 9500+ भर्ती में भी यही हुआ था। तो मैं आपसे सिर्फ यही निवेदन कहूंगा कि आप जितने जोरदार तरीके से इस आवाज को बुलंद कर सकते हो युवा की करिए। हम जितना भी संभव प्रयास है, हम सब लोग लगे हुए हैं। ये तीनों मांग जरूर मतलब सरकार को सुननी चाहिए। अंशी, आप बताइए, एक तरफ सरकार कह रही है कि हम महिला सम्मान के लिए रिजर्वेशन वगैरह ला रहे हैं, आप भी तो महिलाएं हैं, आप लोग अपनी बात रखना चाह रही हैं, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, ऐसा क्यों है? क्या उत्तर प्रदेश में महिलाओं का सम्मान नहीं होना चाहिए, सिर्फ बंगाल में होना चाहिए? नहीं, नहीं मैम, पहली बात तो आपको नमस्कार और बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना प्लेटफ़ॉर्म दिया, इस बात को रखने के लिए। रही बात महिला आरक्षण की, मैं वही बात कहना भी चाह रही थी कि जैसे कि गवर्नमेंट कह रही कि हम महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, और प्रेज़ेंट में सेंटर में जो गवर्नमेंट है, स्टेट में भी सेम ही गवर्नमेंट है, तो महिलाओं के सम्मान की बात तो हमारी सरकार कर रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो यूपीएससी की अब भर्ती आई हुई है, उसमें जो महिला अभ्यर्थियों का परसेंटेज देखेंगे कि कितना परसेंट है। ओनली 20% हम लोगों की सीट्स रिजर्व हैं। अब आप 45 और 43 वैकेंसी का अगर 20% निकालेंगी तो लगभग 908 या 909 के आसपास वैकेंसीज पड़ेंगी जाकर के। और जहाँ की उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी है जिसमें लगभग 47-48% के आसपास महिलाएं हैं, तो आपको नहीं लग गवर्नमेंट को ये बात सोचना चाहिए कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व और आगे हो, जबकि समाज में जो अपराध है सबसे ज्यादा वो महिलाओं के प्रति ही है। तो अगर महिलाओं के प्रति अपराध सबसे ज्यादा है तो महिलाओं की भागीदारी भी तो उस अधिक होनी चाहिए ना प्रशासन में। तो जब महिलाओं का प्रशासन में भागीदारी अधिक होगी तो उससे महिलाओं को और ज्यादा सशक्तिकरण मिलेगा, तो महिलाओं के प्रति अपराध भी कम होगा। ये एक मेन बहुत और एक बहुत बड़ी धारणा बनी हुई है कि हम महिलाओं को बहुत अपर लेवल पे आरक्षण दे देंगे। मैम, अपर लेवल पे आप दे दोगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे समाज की रियलिटी क्या है? आजकल मिडिल क्लास में महिलाओं को सिर्फ पढ़ाया इसलिए जाता है कि ताकि उनकी अच्छी जगह शादी ब्याह हो जाए, बस इसके अलावा और कोई मतलब नहीं होता है। और एक मिडिल क्लास फैमिली बहुत लंबे समय तक अपनी लड़कियों को एक एज के बाद भी पढ़ाना भी अफोर्ड नहीं कर पाती है। तो अब आपको लगता है ये 5-5 साल के बाद वैकेंसीज आती है। पहले वैकेंसी आई 2021 में, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जब वो अंडर एज होंगे कि वो फॉर्म भर नहीं सकते हैं। उसके बाद में वैकेंसी अब आई है 2025 में, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ओवर एज हो गए 2025 में। तो आप बताइए, उसके बाद में ओवर एज होने के बाद यही गवर्नमेंट हम लोगों को क्या करती है? एज रिलैक्सेशन देती है। एज रिलैक्सेशन, आखिर आप एज रिलैक्सेशन देते हो तो आपको रेगुलर वैकेंसी लाने में क्या प्रॉब्लम है? और इसमें मैम आपको पता है कि इसमें लगभग 16.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है यूपीएससी में। तो इसमें 16.5 लाख में से लगभग 4.5 लाख तो महिलाएं हैं जिनपे 908 या 909 सीट्स पड़ रही हैं। तो आप बताइए कि ये कहाँ का फेयर चांस बच्चों को मिल रहा है? तो 5 साल के बाद वैकेंसी आई है, इसमें इतनी कम सीटें हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चा, और इसमें नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि जो अभ्यर्थी के मार्क्स ज्यादा है उनके घट जाते हैं, किसी के बढ़ जाते हैं। इसमें फेयर पता ही नहीं चलता है कि किसका सिलेक्शन हुआ और किसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ा रोल प्लेइंग। मैं खुद ही 60,244 जो कांस्टेबल भर्ती हुई थी उसमें मेरा फाइनल मेरिट में आउट हो गया था। मानी कि सारी प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद में मेरा फाइनल मेरिट में आउट हो गया। मुझे आज तक नहीं पता कि मेरा मार्क्स कितना था, क्यों हुआ, और मेरे साथ में जितने मेरे बराबर पे मार्क्स वाले स्टूडेंट्स थे उन सबका सिलेक्शन हो गया। मतलब सबका नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसमें से मेरे जानने में कई सारे अभ्यर्थी थे जिनका हो गया मेरे सेम मार्क्स पे होने की वजह से। अब मुझे आज तक नहीं पता कि मेरा स्कोर कितना था, नॉर्मलाइजेशन में घटा या बढ़ा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि स्कोर कार्ड जारी ना करना ये एकदम फेयर चांस को नहीं दिखाता है कि फेयरली सारी चीजें हो रही हैं। इस बारे में गवर्नमेंट को तो जरूर सोचना चाहिए। और रही बात वेटिंग लिस्ट की, वेटिंग लिस्ट एक बहुत, अभी आप देख रही हैं, अभी कल ही परसों 26 तारीख को 60,244 का फाइनल मतलब प्रोसीजर कंप्लीट हुआ है पूरी भर्ती का। तो उसमें से 60,244 वैकेंसीज थी जिसमें से लगभग 57,000 स्टूडेंट्स ही लिए गए हैं। तो लगभग 3-3,500 वैकेंसीज खाली चली गई, वैकेंट चली
गई ना, तो ये अब ये 3,500 अगर कुछ बच्चों को इसमें वेटिंग लिस्ट के थ्रू चांस मिल जाता तो वो बच्चे इन हो जाते। और आपको क्या लगता है कि ये कांस्टेबल, एसआई, ये छोटे लेवल के फॉर्म्स कौन स्टूडेंट भरता है? एक मिडिल क्लास, एकदम लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट्स ही आते हैं, किसान, गरीब, यही सब स्टूडेंट भरते हैं ताकि उनका जो जीवन स्तर है थोड़ा बेटर हो सके। तो इस चीज पे मुझे लगता है गवर्नमेंट को एक बार जरूर सोचना चाहिए, और हम लोगों की मांग जायज है और हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस पे एक बार विचार जरूर करे ताकि हम लोगों का बेहतर भविष्य आगे और निर्धारित हो सके। सुमित जी बताइए, ये लोग अपनी एक भी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं और आप लोगों से कह रहे हैं कि आपकी जितनी भी सीटें बच जाती हैं उसको दोबारा जब भर्ती निकालेंगे तो उसमें काउंट करके दोबारा 5 साल बाद मौका देंगे। क्या कहेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है आप लोगों के साथ? भाई युवा हैं और युवा की बात तो सरकार सबसे ज़्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि भैया युवा आजकल सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है, हर चीज़ बोलता है और कहीं ना कहीं सरकार बनाने और बिगाड़ने में युवाओं का बड़ा हाथ होता है। फिर क्यों नहीं सुनती? आपने तो तिलक भी लगा रखा है। बताइए आप जी लोगों की मैम, बात नमस्कार क्यों मैम। नहीं सुनी जा रही है? भाई धार्मिक रूप से भी, अब अगर सरकार धार्मिक रूप से सुनना चाहती है तो आप जय श्री राम बोल के अपनी बात सुना दीजिए, हर जी कैंपेन के जी आगे लिखिए अपनी बात जी मैम, जय कहने श्री से राम। पहले सर्वप्रथम तो लिखिए। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मैम, और आपको बधाई देता हूँ मैम। ये जो मतलब हम लोगों से जो पैसा लिए, जो प्लेटफार्म वाले जिन लोगों ने हम लोगों से बैच जिन लोगों का खरीदा, वो लोग आज आगे नहीं आ रहे मैम। आप जो मतलब कि हम लोग ने आपने आपसे कोई बैच नहीं लिया, आप आगे आ रही हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये चीज उन कोचिंग वालों को आना चाहिए मैम। आप जान नहीं है, बड़े बड़े प्लेटफार्म वाले जो कि बैच बेचने में 10 मिनट नहीं लगता है मैम, वैकेंसी आती है 10 मिनट में वो लाइव स्ट्रीम आ जाते हैं मैम, ये बताने के लिए कि हमारे यहाँ ये बैच चल रहा है, ये बैच चल रहा है मैम। एक बैच यूपीएसआई का पिछला बैच जो वो बच्चा पढ़ा है, उसके बाद नया बैच जो बच्चा पढ़ा है, दो दो बार आपको फीस दिया है मैम, वो आप उनकी आवाजें नहीं उठा रहे हैं मैम। आप ट्विटर कैंपेन में नहीं भाग ले रहे हैं। छोटे छोटे चैनल वाले मैम आ रहे हैं, छोटे छोटे चैनल वाले आ रहे हैं, छोटे छोटे न्यूज वाले आ रहे हैं। हम लोगों को ये बताने के लिए 10 लाख बच्चे हैं मैम जिन्होंने पेपर दिया है मैम, और 10 लाख बच्चे एक बहुत बड़ी संख्या होती है मैम। ये यूपीएसआई ये स्नातक कर चुके हैं मैम, ये ऐसे नहीं है कि कक्षा 12 पास किए उसके बाद में तुरंत आ गए हैं। ये अच्छे बच्चे हैं मैम जो बाहर तैयारी कर रहे हैं, वो लाखों पैसे रुपए खर्च कर रहे हैं मैम, उनकी आवाजें नहीं सुन रही है। जो सरकार मैम शुचिता पूर्ण भर्ती को जो सरकार अपने सभी भाषणों में ये कहती है कि हमारी सारी वैकेंसियां शुचिता पूर्ण हो रही है मैम, वो स्कोर कार्ड नहीं दे रहा है। वो पिछली वैकेंसियां हो, और ये पुलिस की वैकेंसी हो या पिछली एसआई की वैकेंसी हो मैम, ये ही नहीं पता है कि कौन बच्चा कितना मार्क वो गेन किया, रॉ मार्क कितना गेन किया, उसका कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ, उसको ये नहीं पता है मैम। और सरकार जो है हमारी सारी मांगे सुन रही है, वो अनसुना कर रही है मैम। जो छोटे छोटे ऑडिटर का वो मैम, वो रेडियो ऐसी भाषा ऑपरेटर में का कहते हैं कि सुन के बहटिया रहे हैं, सुन के मैम, बहटिया रहे हैं, सुनना नहीं चाह रहे हैं। जो मैम ये वो रेडियो ऑपरेटर के 936 पोस्ट थे, वो मैम आज ही उनको नियुक्ति पत्र दिया गया है। सरकार मैम इतने छोटे से पदों को नियुक्ति पत्र दे रही है। रेडियो ऑपरेटर का था, इसका था, ऑडिटर का था मैम। ऑडिटर का अभी हमारा एक भाई ऑडिटर में हुआ है मैम, उसका पुलिस वेरिफिकेशन चल रहा था, और सरकार उस पे कमेटी गठित करके उनका पुलिस वेरिफिकेशन एक उच्च अधिकारियों द्वारा करवा रही है। उनको मैम मतलब कि सरकार उनके ऊपर नजर रखे हुए है, उनको 1 तारीख को ज्वाइनिंग देने जा रही है। हमारी सारी मांगे जितने ट्विटर कैंपेन हुए वो सारी सरकार की नजरों में है मैम। ये जो गौरव भाई है इनको भर्ती बोर्ड फॉलो कर रहा था मैम, भर्ती बोर्ड को सारी चीजें पता हैं कि इन बच्चों की क्या मांगे हैं, उनको अनसुना किया जा रहा है। नई भर्ती एसआई का 10,000 लगा सकते हैं, सरकार 10,000 नई भर्ती दे सकती है। जो परीक्षाएं हुई है उनमें 2,000 पोस्ट नहीं बढ़ा सकते। अगर पोस्ट नहीं खाली होता मैम, तब हम लोगों के ऊपर ये किया जाता कि 2,000 पोस्ट आप जो मांग रहे हैं वो आपका राइट नहीं है। मैम नई भर्तियां 10,000 आ रही हैं, अभी ये भर्ती पूरी ही नहीं हुई, दूसरी सरकार कह खाली रही है नहीं कर रहे हैं। कि खाली अगर नहीं होती तो हम लोग एक बार ये सोचते कि हम लोगों को स्कोर कार्ड दिया जाए, वेटिंग लिस्ट दिया जाए, भर्ती ना इंक्रीज होती कोई बात नहीं था। लेकिन बताइए मैम बताइए जब राघव जी, क्या कहना चाह रहे? जी जी, कुछ कहना चाह रहे हैं राघव, आप बताइए। अरे मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये
आ रहे हैं सुमंत वर्मा जी कि 10,000 वैकेंसी नहीं आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार है, चुनाव अगले साल चुनाव है, तो ये चुनावी वायदे हैं। जो सबको पता है कि चुनावी वायदे अक्सर पूरे नहीं होते हैं, युवाओं को छात्रों को रिझाने के लिए किए जाते हैं। अभी यही भर्ती क्लियर नहीं हुई है, अप्रैल का महीना चल रहा है, इसका भी रिजल्ट तक नहीं आया है। तो यही पूरी होने में नवंबर दिसंबर लग जाएगा, तब तक आचार संहिता लग जाएगी। तो ये नई वैकेंसी का तो एक जुमला है। बाकी मैम मैं एक चीज आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। जो 9,534 भर्ती थी, आपने बहुत सारा उसको कवर किया था, इको गार्डन में हमने आंदोलन वगैरह भी किए थे। तो उसमें एक मामला था महिला ईडब्ल्यूएस का। महिला ईडब्ल्यूएस की इन्होंने कट ऑफ नहीं निकाली थी। तो कुछ समझदार मैच्योर महिलाएं थी, परीक्षार्थी थी, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चली गई, उन्होंने याचिका दाखिल कर दी। नेहा शर्मा एंड 53 अन्य महिलाएं। तो उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी। नवंबर 2025 में उनके पक्ष में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए और भर्ती बोर्ड को आदेशित किया कि आप महिलाओं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ निकालिए और इन महिलाओं को नियुक्ति दीजिए। अब यहाँ से भर्ती बोर्ड ने एक गेम खेला, मैं उसको गेम ही बोलूंगा। उन्होंने क्या किया कि सभी महिलाओं को व्यक्तिगत लेटर भेजते हुए 23 मार्च 2026 को, और उसमें ये लिखा कि हमने एक कमेटी गठित करी है। उस कमेटी को गठित करने के बाद हमने 283 कट ऑफ निकाली है। और जैसे एक उसमें थी, उसका नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, तो उस महिला को उन्होंने उसमें लिखा कि आपके 277 मार्क्स हैं और वो कट ऑफ मार्क्स से 6 मार्क्स कम है, इसलिए आपके नियुक्ति पर हम विचार नहीं कर सकते। ऐसे करके उन्होंने सारी 52-53 महिलाओं को बाहर कर दिया। और फिर उन्होंने 25 मार्च को एक कमांड लेटर लिखा, जारी किया, और उस कमांड लेटर में उन्होंने ये बोला कि माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार हमने ये चीजें करी हैं। हमारे पास 730 की बैकलॉग थी जो 9,534 भर्ती में से बच गई थी, उसको हमने 2023 के जो वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया थी ना, वही 2023 के अध्याचन में हमने उनको 730 को जोड़ दिया। अब कोई पद खाली नहीं है, इसलिए हम इन महिलाओं को नियुक्ति नहीं दे सकते। और जबकि व्यक्तिगत ये कह रहे हैं कि आपके मार्क्स कम है, हमने ये कट ऑफ बनाई है इसलिए नहीं दे रहे हैं। और ये सबको इकट्ठा करके ये कह रहे हैं कि बैकलॉग नहीं है इसलिए हम नियुक्ति नहीं दे सकते। तो मैम एक बात बताइए, इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट के आगे ही देना था जब उन्होंने आदेशित किया था कि हमारे पास बैकलॉग नहीं है, हम कहाँ से दें। फिर ये कमेटी बनाने वाला 283 कट ऑफ निकालने वाला नाटक क्यों। अब मैम इसमें ही बात को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहता हूँ कि एक महिला ईडब्ल्यूएस है जिसका नाम है हिमांशी, वो मेरठ जिले से बिलोंग करती है। उसके साथ ही एक साधना। हिमांशी के 287 मार्क्स है, जबकि इन्होंने ये कट ऑफ निकाली है 283, उसके 4 ज्यादा है, फिर भी उसको नियुक्ति क्यों नहीं दी है। तो ये कहीं ना कहीं ये भर्ती बोर्ड है, ये भ्रमित करने का काम करता है। और ये स्पष्ट बात है कि 730 की बैकलॉग 2023 में थी, आज भी है। तो इसलिए हम ज्यादा चिंतित हैं। जो भर्ती बोर्ड 2017 तक बढ़िया काम करता था, रैंक लिस्ट भी देता था, स्कोर कार्ड भी देता था, 2020 में ऐसी क्या मजबूरी हो गई, क्या इसका पैटर्न चेंज हो गया कि इसने स्कोर कार्ड देना बंद कर दिया। 2020-21 की भर्ती में कितना घोटाला हुआ, सबको पता है कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला था। उसमें भी इन्होंने स्कोर कार्ड, रैंक लिस्ट वगैरह जारी नहीं की। 2023 की कांस्टेबल भर्ती आई, इसमें भी इन्होंने नहीं दिया। वहां पर युवाओं ने, परीक्षार्थियों ने डिमांड करी, तो इसने ये कहते हुए टाल दिया कि अभी भर्ती प्रक्रिया दी ना, अभी तो रिजल्ट आया है, जब फाइनल मेरिट आएगी उसके साथ दे देंगे। आज 3 साल हो गए इस भर्ती को कंप्लीट हुए। उसकी पीओपी भी ट्रेनिंग होने के बाद पासिंग आउट परेड भी हो गई अभी 24-25 तारीख को, तो इन्होंने आज तक नहीं दिए हैं। अब ये आज तक नहीं दे पाए तो क्या आने वाली पीढ़ी, जो हमारे बच्चे वगैरह होंगे, उनको दिखाएंगे क्या ये मार्क्स। तो इसलिए हमने इस बार भी यूपीएसआई परीक्षार्थियों के साथ ये धोखेबाजी, ये घपलेबाजी नहीं हो, तो हमने समय रहते हुए और एग्जाम होते ही ये मांग हमने बड़ी जोर शोर से उठा दी है और इसको उठाते भी रहेंगे। उन्होंने मेरे को जेल तक भेज दिया था, आवाज दबाने की कोशिश करी थी, पर मैं उन डरने वाले युवाओं में से नहीं हूँ। जेल से बाहर निकलते ही मैंने डबल एनर्जी और डबल जोश के साथ और तेजी से काम करना शुरू कर दिया। मैं जब तक नहीं रुकूंगा, जब तक ये सारी डिमांड को मैं पूरी नहीं करवा लूंगा। अब इसके लिए मुझे शासन, प्रशासन, सरकार 2 दिन क्या 2 महीने के लिए भी जेल डाले, मेरे को मंजूर है। जो मैंने ये गरीब
मिडिल क्लास और फैमिली के, किसान फैमिली के बच्चों के लिए जो आवाज उठाई है, जो बीड़ा मैंने उठाया है, ये लगातार अनवरत रूप से ऐसे ही जारी रहेगा जब तक माननीय सीएम साहब हमारी मांगों को पूरे नहीं कर लेते हैं। और मैम, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, आपको पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाता है, सुना जाता है, और आपके चैनल की आवाज स्टेट से बाहर भी जाती है, और आपके लाखों करोड़ों में व्यूअर्स हैं। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आपके माध्यम से माननीय सीएम साहब से हाथ जोड़ करके अपनी 3 डिमांड को पूरी करने के लिए निवेदन करना चाहूंगा। तो मैं उत्तर प्रदेश के माननीय सीएम साहब योगी आदित्यनाथ महाराज जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि यूपीएसआई के हम सारे लाखों अभ्यर्थी 3 डिमांड उठा रहे हैं, उन पर गंभीरता पूर्वक विचार करिए और उसमें कोई ना कोई हल निकालिए। आप डिमांड को पूरी करिए। हमारी 3 डिमांड है। जो वर्तमान प्रक्रियाधीन भर्ती है उसमें 2000 पदों की वृद्धि करी जाए, और रिजल्ट के साथ ही सभी परीक्षार्थियों के, जिन्होंने 10,77,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, उनके स्कोर कार्ड जारी किए जाए, और फाइनल मेरिट के बाद जो खाली पद रह जाते हैं उनको वेटिंग लिस्ट के माध्यम से भरा जाए। और मैं कुछ परीक्षार्थियों को भी आपकी तरफ से संदेश देना चाहता हूं कि हमने 30 अप्रैल को ट्विटर कैंपेन रखा है, तो सभी अध्यापकों से और सभी 10 लाख परीक्षार्थियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप 30 अप्रैल के ट्विटर कैंपेन में भाग लेकर के इस मुहिम को और आगे बढ़ाइए, तीव्रता दीजिए, और सरकार को हमारी बात सुनने और मानने के लिए बाध्य करिए। मैं इन्हीं शब्दों के माध्यम से अपनी बात को विराम देता हूं। कहते हैं कि हमारी जो खेती किसानी है वो मानसून पर निर्भर करती है, लेकिन ये जो सरकारी नौकरी है ये तो भैया अगर मानसून से भी कोई टेढ़ी खीर होगी तो उस पर निर्भर करती है, सरकार की दया दृष्टि पर निर्भर करती है, या इन युवाओं की किस्मत पर निर्भर करती है। यचिका, बताइए ऐसा क्यों हो रहा है भाई आप लोगों के साथ? आप लड़कियां हैं, आप लोगों की बात तो सरकार सुनने की खूब बात भी करती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात भी करती है। जब पद खाली हैं, सीटें खाली हैं, कुर्सियां खाली हैं, तो उसमें आपको जाने का मौका क्यों नहीं मिल पा रहा है? आपको क्या लगता है सरकार ऐसा क्यों कर रही है आप लोगों के साथ? यादव जी को सुन लीजिए मैम। जी जी, बोलिए बोलिए आकाश जी, उनकी आवाज नहीं आ पा रही। आप बताइए आप लोगों के साथ इतना मैम छलावा क्यों है भाई? आप लोगों के साथ इतना मैम छलावा सारी क्यों चीजें है भाई? भाइयों ने बता ही दी है। मैं केवल नॉर्मलाइजेशन जी के ऊपर अपनी बात कहना चाहूंगा। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा खेल हो गया है कि किसी का 10 नंबर बढ़ा दिया जाता है, किसी का 10 नंबर घटा दिया जाता है। और 20 नंबर अगर देखा जाए तो टॉपर 10% लोगों को छोड़ दिया जाए तो 20 नंबर काफी है पूरी भर्ती को फाइनल करने के लिए। अगर कहा जा सकता है ये चीज कि 20 नंबर वही पूरी भर्ती को फाइनल कर देते हैं, यानी नॉर्मलाइजेशन ही भर्ती कराता है। किसको भर्ती करना है, किसको बाहर करना है, उसके लिए नॉर्मलाइजेशन ही काफी है। और नॉर्मलाइजेशन पर्दे के पीछे हो रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्यों घटाया जा रहा है नंबर, कितना घटाया जा रहा है। उसके लिए अगर ये करना चाहें तो सीधे परसेंटेज के तौर पे बता दें कि फला शिफ्ट कठिन थी, इसके 2% नंबर घटाए जा रहे हैं, 5% नंबर घटाए जा रहे हैं। फला शिफ्ट आसान थी, इसका जो है बढ़ाया जा रहा है। जो आसान है उसका घटा लें, जो कठिन है उसका बढ़ा लें, लेकिन स्पष्ट बता दें कि कितने % नंबर घटाए जा रहे हैं, कितने नंबर बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि सेम शिफ्ट के बच्चे का किसी का बढ़ जाता है, किसी का घट जाता है। ये चीजें ये करके कैसे ये आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन पता चलता है कि जिस शिफ्ट को ये कठिन बता रहे हैं उसी में से 4 बच्चे का बढ़ा है नंबर और 2 का नहीं बढ़ा? ये कैसे पता सात चल पाता है आप लोगों को? क्योंकि जब कोई रिजल्ट ही नहीं आउट हो रहा है तो आपको कैसे पता चल जा रहा है कि एक ही लिस्ट में 4 का बढ़ा, 2 साथ में का सेम शिफ्ट के बच्चे जो रहते हैं उनमें से किसी का सिलेक्शन होता है, कोई बाहर हो जाता है। ये भाई तो रैंक लिस्ट एक नहीं ही देते क्लास हैं, में तो नंबर बहुत नहीं बच्चे बताते हैं। पढ़ते हैं ना आकाश भाई, एक ही क्लास में तो बहुत बच्चे पढ़ते हैं, टॉप तो कोई एक ही करता है। आपको कैसे पता चलता है कि किसी शिफ्ट के 4 बच्चों का नंबर बढ़ाया गया, 2 का नहीं? ये बात कैसे पता चल रही है? यही तो सबसे बड़ी चिंता की बात मैम है कि रिजल्ट वही नहीं बता रहे हैं किसको वही कितना तो नंबर सबसे बड़ा मिला। सवाल जिस है कि दिन रिजल्ट नहीं बता रहे हैं। नंबर तो बताना चाहिए मैम, कम से कम। मैं इस बात को मैं पूरी करता हूँ। जैसे हमारे घर परिवार नहीं तो में मतलब हमारे फ्रेंड। सुनिए तो राघव, ये बताइए जैसे कि मान लीजिए ये कोई पेपर है, मतलब ये यूपीएसआई हम जैसे लोग क्या ही दे पाएंगे। मान लीजिए मैं दे के आती हूँ, ठीक है, हम देख के आते हैं, अपने आप से उसको मिला के आते हैं, हमको लगता है कि भैया चलिए हमने 18 या 20 या 25 या 30 जो भी मेरे अपने अनुमान है, मुझे लगता है इतना क्वेश्चन मैंने सही कर दिया तो मुझे इतने नंबर मिलने चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। जब रिजल्ट आउट होता है तब क्या इतना भी नहीं बताया जाता कि आपका 100
प्लस सही था या 50 प्लस सही था, कुछ भी नहीं बताया जाता। बस ये बताया जाता है कि आप पास हैं, आपको आगे भेजा जा सकता है या आप सीधे आउट हैं। कैसे मतलब एक भी नंबर के अकॉर्डिंग नहीं कुछ बताया इसके जाता। लिए इसके लिए मैं बताऊं, जब परीक्षा होती है तो जो OMR पर आंसर फिल किए जाते हैं तो उसमें दो तीन उसकी लेयर होती है। एक तो मेन कॉपी होती है, एक उसकी कार्बन कॉपी होती है। तो ये एक हम कार्बन ले कॉपी आते दे हैं। देते हैं परीक्षार्थी को। तो ठीक वो है। कार्बन कॉपी दे देते हैं, तो उससे जब आंसर कीजिए आउट करते हैं तो उससे जोड़ लेते हैं। तो रॉ मार्क्स ठीक तो है। सबको पता रहता है कि हमारे इतने रॉ मार्क्स हैं, लेकिन जो ठीक आफ्टर है। नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स बनते हैं वो नहीं बताते हैं ये। अब ठीक है। आपने तो जैसे सवाल किया कि नॉर्मलाइजेशन के आपको बाद कैसे पता चलता सुनिए है ना कि इसके राघव, ये नंबर। बताइए कि सुनिए पहले राघव, ये बताइए कि क्या नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर काटे भी जाते हैं? मतलब जिन शिफ्ट का मार्क्स मतलब पेपर ज़्यादा हार्ड है उनको प्लस किया जाता है, ये ठीक है, लेकिन क्या माइनस भी किया जाता है? मान लीजिए उनको लगता है कि मैं मॉर्निंग वाली शिफ्ट में गई थी 18 तारीख को और मॉर्निंग वाली शिफ्ट का पेपर आसान था, तो मेरे मार्क्स काटे भी जाएंगे या सेकेंड वाले शिफ्ट के मार्क्स से बढ़ाए जाएंगे? मैम, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मतलब बड़े महानुभाव लोग होते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं जो पेपर बनाते हैं। कोई आम नागरिक ठीक है। नागरिक या कम पढ़ा लिखा तो नहीं बनाता होगा, ठीक क्योंकि है। हाँ। सरकार की पॉलिसी है। तो तो पढ़े लिखे ही बनाते होंगे, तो ये इनकी गलती है कि पेपर सेम रखने चाहिए। ठीक है। हम्म। अब इसके बाद परीक्षा होती है, तो फिर ये हम्म। बाद में निर्धारित करते हैं कि ये पेपर सरल था, ये कठिन था, इसको इनको पहले ही कर लेना चाहिए। ये गलती ठीक इनकी है, है तो ना। मैं ये अब पूछ रही हूँ मेरी कि गलती मतलब थोड़ी है मैंने कि ओमैट सीट से ये अनुमान लगाया कि मुझे 130 नंबर मिलने चाहिए, और क्या नॉर्मलाइजेशन के बाद 130 से कम भी किया जाता है या बगल वाली शिफ्ट का सिर्फ बढ़ाया जाता है? मैं पूछ रही हूँ कि मेरा 130 से कम भी कर सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में? दोनों कम चीज कर किया सकते जाता हैं, है ये मैम। कर सकते हैं कि अच्छा, कम दोनों भी किया चीजें जाता है। होती है मैम। और ये हमें पता है इसलिए चल पाता है कि मान के चलो, जैसे मेरा कोई फ्रेंड सर्किल में है या मेरे घर से ही मैंने दिया, मेरे भाई ने भी परीक्षा दी है या मेरे रिलेशन में से किसी ने दी है, तो आपस में जब हमारे हमारे पास अब जो कार्बन कॉपी है उससे पता चल जाता है। तो मान के ठीक है। चलो, जैसे मैं सेम शिफ्ट में हूँ और मेरे मामा का लड़का या मेरा भाई या मेरा फ्रेंड वो भी सेम शिफ्ट में, तो उसके बढ़ा ठीक है। दिए और मेरे कम कर दिए। अब पेपर तो दोनों के लिए एक जैसा था, तो ये कौन सी थ्योरी हम्म। है कि उसके बढ़ा दिए और मेरे कम कर दिए? तो ये सारी चीजें चलती हैं बैकडोर से। हम्म। तो इसलिए हम ये मांगे उठा रहे हैं और ये हमारी जायज मांगे हैं, और इन पर बिल्कुल अड़गे रहेंगे, मांगते रहेंगे जब तक ये नहीं देंगे। और माननीय CM साहब तक हमारी आवाज पहुंची भी है। वो अभी फिलहाल बंगाल चुनाव में बिजी हैं, तो जब जैसे ही उनको फुर्सत मिलती है तो शायद वो डिसीजन लेंगे, एक्शन लेंगे। और पिछले 3-4 साल से हम देखते भी आ रहे हैं कि उन्होंने फैसले लिए हैं, चाहे वो एज रिलैक्सेशन के फैसले हों और चाहे वो री एग्जाम का मुद्दा हो 2023 कांस्टेबल भर्ती का। उनसे एक ही गलती हुई है, 9534 दरोगा भर्ती की। वो उसमें फैसला नहीं ले पाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी गलती स्वीकारते हुए और लगातार अच्छा काम किया है। तो इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि वो युवा हित में, छात्र हित में फैसले लेंगे और जल्दी एक अच्छा निर्णय हम सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो जितने भी 10 लाख UPSI परीक्षार्थी हैं जो 3 मांगों के लिए अड़े हैं, वो थोड़ा धैर्य रखें, हौसला रखें, पॉजिटिव थिंक के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ लगे रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि सरकार शासन को बिल्कुल भी मौका नहीं देना है। आप थोड़े से भी शांत हुए तो वो फिर आपकी मांगों को डिनाई कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। जब तक निर्णय नहीं आ जाए, माननीय CM साहब का आदेश ना आ जाए, ट्वीट ना आ जाए, तब तक लगे रहना। देखिए भाई, उसी ये चीज का ये भारत के रास्ता लिए है कि जो शिफ्ट आसान है उसका बता दें कि स्पष्ट इसके 5% नंबर घटाए जा रहे हैं, और जो शिफ्ट कठिन है वो बता दें कि हाँ इस शिफ्ट के सभी बच्चों के 5% नंबर बढ़ाए जा रहे हैं। परसेंटेज में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर सबको समान नंबर बढ़ाएंगे तो शायद अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कोई 50 नंबर पाता है, कोई 100 नंबर पाता है, कोई 60 नंबर पाता है। तो अगर 10% नंबर बढ़ रहे हैं तो 60 नंबर वाले का 6 नंबर बढ़ेगा, वो 66 हो जाएगा, और 50 नंबर वाले का 5 नंबर बढ़ेगा, वो 55 हो जाएगा। ये स्पष्ट बता दें कि फला शिफ्ट कठिन थी, इसके साथ ये किया जा रहा है। सबके साथ होना चाहिए, उस शिफ्ट में जितने भी बच्चे हैं सबके साथ सेम चीजें हों। देखिए भाई, ये भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि ये जो युवा आपको अभी इस स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इनको अपनी जवानी देश की सेवा में लगानी चाहिए थी, बेहतर काम में लगानी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये लोग
किसी फोन स्क्रीन पे अपनी मांग रखते नजर आते हैं, कभी कोई पेपर लेकर किसी मंत्री, विधायक और सांसद के घर नजर आते हैं। जिस समय इन्हें देश के विकास के लिए, सेवा के लिए काम करना था, इस समय इन्हें अपनी मांग के लिए सोशल मीडिया कैंपेन चलाना पड़ रहा है। ये दुख की बात है। ये बात सरकारों को भी समझना चाहिए, क्योंकि जब युवा देश की बेहतरी के लिए काम नहीं कर पाएगा, वो अपनी मांग के लिए आपके सामने अपनी बात रखेगा, गिड़गिड़ाएगा, बात कहते रह जाएगा, यही तो गोल्डन टाइम है जब इन्हें बेहतरी के लिए काम करना है, तब ये इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। मुझे लगता है कि सरकारों को ये बात सुननी चाहिए। अगर ये बात आप वहां तक पहुंचा देते हैं तो इनका भी भला होगा, इन्हें भी ऐसा लगेगा कि आजकल के समय में भी जब मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं सुनता है तो सोशल मीडिया जिंदा है, कम से कम इन युवाओं की बात सुनता है। तो हम इन लोगों की तरफ से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ मुख्यमंत्री जी तक इनकी बात पहुंचाइए। इन युवाओं की जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है कि अगर पद खाली है तो उसे भरा क्यों नहीं जा रहा है। अगर आप किसी भी पद के लिए भर्तियां निकाल रहे हैं और जो बच्चे उसमें नहीं जा रहे हैं, किसी भी कारण की वजह से जो सीटें खाली रह जा रही हैं, उनमें किसी और को आने का मौका दीजिए, किसी और घर की चूल्हे को जलाने का मौका दीजिए, किसी और घर के युवा को जो है वो नौकरी दीजिए। लेकिन अगर इनकी बात सुन ली जाए तो बेहतर है। इनकी बात अगर आप सरकार तक पहुंचा सकते हैं तो बेहतर है। इसलिए बेहतर है क्योंकि आज ये बोल रहे हैं, बोल बोल कर जब थक जाएंगे तो कल फिर आप बोलने की कोशिश करेंगे, तब कोई और प्लेटफॉर्म आपको मौका देगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर आपको लगता है इनकी बात जायज़ है, इनकी बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करिए, जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाइए। आपका बहुत धन्यवाद जो इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और ये जो व्यूवर जो यहाँ तक इस वीडियो को देख लिए हैं, भैया प्लीज़ शेयर कर दीजिए, जिम्मेदार लोगों तक पहुँचाइए। आखिर कब तक ये युवा इस तरीके से अपनी मांगों को लेकर सोशल मीडिया कैंपेन चलाते रहेंगे और कब तक ये लोग इस तरीके से अपनी बात कहते रहेंगे। बहुत ज़रूरी है कि हम सभी मिलकर जो सूचना की क्रांति है उसका इस्तेमाल करके सरकार पर दबाव बनाएं, इनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाएं।